तो आप लोग जो इशारा कर रहे हैं मेरे समझ में आ गया है। एक हाथी कहीं पर बैठा हुआ था, चूहा गया और उसने एक छोटा सा तिनका उठाया और हाथी को चुभाना शुरू किया। इतने में हाथी जहां बैठा था ऊपर नारियल का पेड़ था, नारियल एक टूटा, हाथी के सिर पर लगा, उसके मुंह से कराह निकली। इधर चूहे ने कहा अब पता चला, मुझसे पंगे मत लेना। ये वो वाली बात है। आगे खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला, ज़ेलेंस्की के गढ़ में ग्रैड रॉकेट की तेज बौछार। रूस ने 20 सेकंड के भीतर 40 रॉकेट दागे। रशिया और यूक्रेन युद्ध में शांति की तीसरी कोशिश नाकाम। ये शांति जो है मुझे समझ, ये शांति कहाँ है, कौन है? रशिया यूक्रेन वाले मामले में कहाँ से आती हैं, किधर को जाती हैं? लेकिन फिर भी इनका नाम बार बार सुनते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो ग्रैड भी हैं, जो अभी आप पिनाका सुनते हैं ना जी, पिनाका इज अ हाईली एडवांस्ड वर्जन। अच्छा, हाईली एडवांस्ड वर्जन। पहले एक जमाने में हमारे टाइम पे भी ग्रैड भी हुआ करता था फौज में। युद्ध के मैदान में जितनी वेपनरी काम करती है उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई विजुअली देखने में लगता है लैंड फोर्सेस में। हाँ, ये बात सही है। लैंड फोर्सेस में अगर आप देखें तो अगर आप देखें पिनाका की फायरिंग या आप ग्रैड की फायरिंग देखें तो एक साथ जो रॉकेट निकलते हैं ट्रेल छोड़ते हुए, और ये मारक क्षमता भी इनकी इतनी है, मैं आपको बता दूं, जैसे पिनाका है 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर बटा 800 मीटर के उस इलाके को राख करने की क्षमता है। एशेज मतलब करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अगर आप 800 बटा 1 किलोमीटर लें तो इट कैन टर्न इट इनटू ऐश। बहुत ही खतरनाक। तो वो ग्रैड वैसा ही सिस्टम है, मल्टी बैरल, MBRL बोलते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साथ शॉट में निकलते रहते हैं रॉकेट और गिरते रहते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी और भी होती है। तो ये सब है। माय गॉड। और ये इस तरीके का देखिए 20 सेकंड के भीतर कितने 40 छोड़े जा रहे हैं। और यहां पर अगर किया जा रहा है, चलिए इतना ना मानिए आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी मान लीजिए, तो यूक्रेन ने अभी क्या झेला है और क्या झेलता जा रहा है और क्यों झेलता जा रहा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी ठान रखा है, झुकेगा नहीं जब तक पूरे इलाके की एक तरीके से बखिया नहीं उधड़वा देगा। और बचा क्या है वैसे? उनके घर में हुआ था। हाँ, ये उनके घर पे हो रहा है। और ये घर पे हो रहा है। ये उनका ही गांव है। ये अपने गांव में जब होता देख रहे हैं तो उनको लग क्या रहा होगा कि वो जो आग उन्होंने लगाई हुई है अब उनके घर तक पहुंच रही है, या इस बात पर खुश हो रहे होंगे कि अब तो घर तक पहुंच रही है, अमेरिका और हथियार देगा? दिनेश, इससे पहले आपके उस एपिसोड में हुआ था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये उनके ऊपर ये घर के करीब क्यों हुआ है? इसकी वजह ये है कि घर में प्रदर्शन होने लगे थे, लोग नाराज होने लगे हैं, खुद को विक्टिम और बताया ये कि देखो मेरी तक जान पर कितनी बनी हुई है और मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का क्या होगा। कहीं ये रशिया को कहते हैं ना, भाई थोड़ा घर के पास मारो यार, मैं फॉल्स फ्लैग टाइप का कुछ कर दो। ये देखिए, ये किसी भी लेवल तक जा सकता है ज़ेलेंस्की, पर अब हमला हुआ है ज़ेलेंस्कीपुर पर। ज़ेलेंस्कीपुर, ये ज़ेलेंस्कीपुर है, सही नाम दिया है, ज़ेलेंस्कीपुर पे जो हमला हुआ है। अब इससे देखिए, ये सारा का सारा ना ऑप्टिक्स कहते हैं हम लोग ना, वॉर हैज इट्स ओन ऑप्टिक्स। तो वहां पे कि मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी जान खतरे में। पेजेश्कियान ने यही तो बोला था कि नहीं मेरी जान नहीं, मुझे मारने आए थे लोग, समझो। वही ज़ेलेंस्की कर रहा है आउट ऑफ द ईरान प्लेबुक, मुझे ऐसा लगता है। ये ज़ेलेंस्कीपुर में, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं वो कि 1-2 फोड़कर वो रशिया चुप हो जाएगा, अब ये वो समझ लें, कहते हैं ना कि बुढ़िया मर गई, इस बात का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया, इस बात का खतरा है। अब ये ज़ेलेंस्कीपुर देखा जा चुका है, रशिया ने देख लिया। रूस ने खार्किव पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया। अगली खबर देखिए, 103 ड्रोन और 4 मिसाइल से जोरदार अटैक। हमले में कम से कम 16 लोग जख्मी, कई घर तबाह। सर ये वैसे दर्शकों को भी आदत पड़ गई होगी, दुनिया को भी आदत पड़ गई है इसकी। जैसे बैडमिंटन में वो शटल कॉक इधर से उधर होता है ना, वो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। बिल्कुल। लेकिन सर ये क्या सीटी बजेगी या खेल रुकेगा? देखिए, खेल मुझे ऐसा लगता है दिनेश भाई तभी रुकेगा जब आप ये देख लेंगे कि ठीक है, अब अमेरिका या वेस्टर्न पावर जो है यूक्रेन को हथियार देना, देखिए वो तैयार है लड़ने के लिए। ज़ेलेंस्की को चाहिए पैसा। ज़ेलेंस्की बन चुका है मर्सनरी। आप आहुति देते रहिए, हवन कुंड में आग चलती रहेगी। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। टोटल मैं आपको सरलीकरण करके बताऊं कि वहां पे आप सप्लाई करते रहिए मटेरियल, मैन पावर उसके बाद है, लोगों को मरवा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन कहता है तू मरवा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, चलो पुतिन भी मार रहा है। और पुतिन ने 20% घेर लिया, जैसे आपके प्रोग्राम में डिस्कस करा था हमने। और वो 20% घेरा है जो बड़ा मिनरल रिच है, जिसमें खनिज पदार्थ जमीन के नीचे हैं, जिसमें लिथियम है, जिसमें दुनिया भर की चीजें, वो सारा का सारा तो घेर लिया। अब वो और घेरना चाहता है और ज़ेलेंस्की भी लड़ता रहेगा जब तक पैसे आते रहेंगे। जिस दिन पैसा नहीं आया, ज़ेलेंस्की गायब। और ये तब तक क्या यूक्रेन जिसको हम जानते रहे, यूक्रेन अपने तरीके का एक समृद्ध और दुनिया को समृद्ध बनाने में कंट्रीब्यूट करने वाला देश रहा है। क्या उस मोड़ तक पहुंचने तक भी
यूक्रेन वैसा रह जाएगा या बहुत देर लगेगी यूक्रेन को वहां तक पहुंचने में श्रीवास्तव सर? बहुत देर अब लगेगी, क्योंकि यूक्रेन की जो कंपनी थी, अगर मैं आपको नाम बना दूं, अपने आप में लीडिंग कंपनीज थी। जब ये यूएसएसआर था, यूक्रेन को मना था ब्रेन ऑफ यूएसएसआर। जितनी R&D वहाँ होती थी कहीं नहीं होती। यूक्रेन के पास आर्टम है, आर्सेनल है, पैवलोग्राड है, एंथनोव है, मोटरसिच है। ये क्या है? सीकर्स बनाते थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते थे, हेलीकॉप्टर के इंजन्स बनाते थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी थी पूरे अस्त्र शस्त्र को बनने के लिए। वो सब नष्ट हो गया। अब सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। और अब क्या रह गया? ओलिगार्क्स आए, जब उनका विघटन हुआ, जी बिल्कुल, उन ओलिगार्क्स ने अपने बच्चों को यूरोप में भेज दिया और कहा अब हम यूरोप में शामिल होंगे और नाटो के मेंबर बनेंगे। उस जुनून ने पूरा का पूरा यूक्रेन नष्ट कर दिया। यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं बचा है, न पैसा बचा है न आर्मी। और वो जो 20% एरिया गया है दिनेश, उसमें गोल्ड के भी माइंस हैं, गोल्ड माइंस भी हैं, रेयर अर्थ मेटल भी है, रेयर अर्थ हैं, और आपके शो में ही हुआ था। तो ये कुल मिलाकर ये है कि कुछ लोगों की जिद की वजह से पूरा का पूरा एक इलाका, उसमें रहने वाले लोग, उसकी समृद्धि कैसे कैसे प्रभावित होती है, उसका एक उदाहरण है रशिया यूक्रेन। और रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी देख लीजिए। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला, फ्यूल डिपो, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। यूक्रेन के ने रूस के हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को भी निशाना बनाया। और यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बताते रहते हैं कि असल में यूक्रेन भी अपनी तरफ से रशिया में हमले करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि इसी बेसिस पर हर एक घटना को दिखाकर वो हथियार मांगता क्या है, एक तरीके से उधार में खरीदता है। और ये क्योंकि वो चलता रहेगा उधर, न सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुर्सी बची रहेगी, अमेरिका के हित हथियार बेचने के हिसाब से चलते रहेंगे। इसलिए ये जो घाव है, ये बहुत जल्दी इसका मरहम कहीं विश्व के पास दिखाई देता नहीं है। लेकिन क्या ये जो लोग अभी कहते हैं ना कि जो पैरासाइट होते हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन वहीं पर कहीं ये होता है कि जो प्रे होता है वो मर जाता है और फिर वो पैरासाइट्स को ही मरना पड़ता है। क्या उस तरह के हालात पर तो नहीं जा रहा है ये मामला? देखिए, ये इस लड़ाई से सबको फायदा है। रशिया को यह फायदा है कि रशिया जगह घेर रहा है और मिनरल रिसोर्सेज ले रहा है, रशिया को एक फायदा है। और आगे जो नेटो और EU वाला मामला है वो भी रशिया को फायदा है। ज़ेलेंस्की को फायदा है कि ज़ेलेंस्की को फंडिंग हो रही है और ज़ेलेंस्की को हथियार मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की तख्त पे बैठा है, ताज अपने सर पे लगा के बैठा हुआ है। यूरोप और अमेरिका को यह फायदा हो रहा है कि उनको एक बेवकूफ मिल गया है जो अपने लोगों को मरवा के हमसे हथियार लेके रशिया को मार रहा है, रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें सबका फायदा है। इसलिए लड़ाई, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं रुकी, ट्रंप कह रहा है सीज फायर। अरे भाई, वो चीज कैसे रुक जाएगी जिसमें सबका फायदा है? वो लोग रुकने नहीं देंगे। इसमें पुतिन का फायदा है, इसमें ट्रंप का फायदा है, इसमें यूरोपियन यूनियन का फायदा है, इसमें ज़ेलेंस्की का फायदा। एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, सब लोग खुश हैं। जो गौरव करें बिल्कुल सही है। कांग्रेस में यूएस के सेनेटर ने बोला कि दिस इज द बेस्ट वॉर, हमारा कोई अमेरिकन नहीं मरा है और हमारी इकोनॉमी फार्मेसी में अच्छी हो गई और मिलिट्री इक्विपमेंट में अच्छी हो गई। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स, फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स। को लड़ाई होगी तो दवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के इसमें बकरा कौन है? यूक्रेनियंस। वहाँ कॉन्स्क्रिप्शन है। आपको जाना पड़ेगा और जो नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दे करके और राइफल पकड़ा के फ्रंट। एक और चीज मैं ऐड कर दूं विद योर परमिशन सर, जो दिखता है वो बिकता है। आपने अपनी शो में कवर करा था कि भारत जैवलिन खरीद रहा है, एंटी टैंक मिसाइल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कवर करा था जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल का सबसे बड़ी जो उसकी नुमाइश हुई थी, कहां पे हुई थी दुनिया में? रशिया यूक्रेन में। जाहिर सी बात है भारत को दिखेगा, भारत लेगा, 10 और देश लेंगे जैवलिन मिसाइल। चांदमारी रेंज बन गई है, चांदमारी रेंज। भाई साहब, ऐसा फायरिंग रेंज बना दिया यूक्रेन को। ये वेपन्स टेस्ट करो। वेपन्स को टेस्टिंग के लिए ये लेबोरेटरी बन गई है। आम यूक्रेनियन भुगत रहा है। वहां पर ऐसा नियम है कि अगर आपको फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा, आप उससे मना नहीं कर सकते हो। तो वहां के लोग, आम लोग पिस रहे हैं। और ये विन विन सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी हो, जब इकोनॉमी का एक सशक्त मॉडल बन गया है, तो वॉर क्यों रुकेगी? अब इधर देखिए, सीरिया के इदलिब में एक बड़ा धमाका हुआ। मारत मिस्रिन रोड पर बारूद डिपो में विस्फोट। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर। ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ। ये सीरिया भी हमेशा क्यों सुलगता रहता है? देखिए, इजराइल की आदत है ट्रंप की इज्जत रखना। ट्रंप ने बोला सीज फायर। देखिए, ट्रंप ने बोला सीज फायर ईरान में होगा, इज्जत रखी, सीज फायर हो गया, लेकिन धमाके चालू हैं। यहां पे ट्रंप ने बोला क्यों कर रहे हो, रोको। इज्जत रखी ट्रंप की, धमाके फिर चालू हैं।
यानी कि इज्जत पूरी है, बात नहीं मानता, इज्जत पूरी रख रहा है। ये जो आप ये धुआं के बादल देख रहे हैं, ये इज्जत रख रहा है ट्रंप की। वो अब ये करवाया किसने होगा? ठीक है, जो उनका प्रेसिडेंट है सीरिया का, उसने तो नहीं अपने ऊपर बम मरवाया है। वहां पे अभी कौन है? इजरायलीज हैं। आप मान के चलिए, हो ना हो इजराइल ने करवाया होगा, हो ना हो। तो ये अमेरिका की इज्जत रखते हुए जो किया जा रहा है, बात को मानूंगा नहीं, हुक्म को टालूंगा नहीं, ये दोनों ही बातें वहां जो चल रही हैं उसका ये उदाहरण है। और ये कुल मिलाकर इजराइल को जहां से भी, कहीं दूर दराज से भी लगता है यहां मेरे हित प्रभावित करने वाले लोग हैं जो मुझको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इजराइल इंतजार नहीं करता। लश्कर और जैश की कश्मीर में नई साजिश। अगली खबर देखिए, युवाओं को भड़काने के लिए शुरू किया टीवी चैनल लॉन्च कर दिया युवाओं को भड़काने के लिए। टीवी चैनल के जरिए आतंकियों की भर्ती की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी युवाओं को भड़काने का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया में आतंकियों की ट्रेनिंग वाले सेंटर फिर से शुरू कर दिए गए। इतनी मार खाने के बावजूद फिर से सब शुरू है। एड भी चलते होंगे, देख लेना उस टीवी पे, मैं आपको बता रहा हूं। किस टाइप के? ये जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के अलग नहीं, हुरों के नहीं सर, ये सब पाकिस्तानी कंपनियां पैसा देती हैं। दे आर टोल्ड कि तुम जैसे बैंक वाले पैसा देंगे, ये पैसा देंगे, वो कुछ लाख रुपए कि चैनल चलता रहे। ये लोग करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आदिल अहमद डर जो था, आदिल अहमद डर कौन था? वो कश्मीर का युवा था, कश्मीर का एक आतंकी था, कश्मीर का जैश ए मोहम्मद का था, जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था। आदिल अहमद डर वो तो नहीं था पाकिस्तानी, वो तो लोकल था, लेकिन वहां पे उसको ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसको रेडिकलाइज करा और उसको बोला कि भाई तू अपने आप को फाड़ दे। वो फाड़ गया। हमारे 40 भाई वीरगति को, जिसके बाद हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स करी थी और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो ये सारी चीजें रेडिकलाइजेशन की होती हैं, आज से नहीं हो रही, कई समय से हो रही हैं। अब टेलीविजन चैनल उसका एक नया माध्यम, उनका FM है भाई साहब, FM रेडियो उनके अपने पेजेस हैं, उनके टेलीग्राम के चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो डार्क नेट पे अवेलेबल हैं, वो सब कुछ काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज सिर्फ ये नहीं कि वहां पे आम लोगों को, कश्मीर में लोगों को भड़काओ, कश्मीर में लोगों को रेडिकलाइज करो और कश्मीरियों को बोलो कि तुम ये कर दो। वो लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं ना, ये भी तो लोन वुल्फ ही था जो करवा दिया इन लोगों ने। तो यही कर रहे हैं लोग। टीवी चैनल शुरू कर दिया गया, FM वहां पर काम कर रहा है और लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इंटरनेट से लेकर तमाम ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि वो लोग जिनके हाथों में, जो कहते हैं कि दुनिया के दादा हैं, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया ये गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वो किस बात का इंतजार करते हैं? मगर इसमें एक चीज दिनेश आपने नोटिस की, सब में पाकिस्तान की डिनाइबिलिटी बनी हुई कि मैंने नहीं लॉन्च किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, क्यों सर, क्यों? स्टेट की जो डिनाइबिलिटी बनी हुई है, लेकिन हर तरह के धमाके, हर तरह के धमाके हो रहे हैं। स्टेट ने अपनी डिनाइबिलिटी बना के देखी। हम जो बात अभी आजकल करते हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। ये वाला तरीका, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या है? हाँ, कैंप बन रहे हैं, अब कैंप में धमाके हुए सीरिया टाइप, हमें क्या पता, मैंने की पता। तो वे अगर जब तक आप नहीं करेंगे, ये एक चीज सीखना, दुश्मन से सीखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों को और एक्टिव होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए। बंदूक से काम नहीं चलेगा, अब धमाकों से काम चलेगा, क्योंकि कैंप बड़े बड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ही, जैसे लश्कर तैयबा है, आप एक दूसरा ग्रुप पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर दीजिए जो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करे, अंदर ही लड़ मरे। क्योंकि पाकिस्तान में तो जज्बे वाली कौम है और हथियार इनका जेवर है। ये लोग खुद कहते हैं हथियार हमारा जेवर है, तो जेवर है तो वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ग्रुप को फंड करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आपने ग्रुप कर दिया और वो ग्रुप इनको ठोकता रहे 24 घंटे। नो अननोन गनमैन, नोन गनमैन होने दो इस बार, नोन। तो वहां पर चल तो रहा है, मतलब नुमाइश तो चलिए, जैसा आप कहते हैं कि डिस्प्ले करके लोग कहते हैं, तो TTP वगैरह डिस्प्ले कर तो रहे हैं कि जेवर पहनाने का मादा हम में है। नहीं, वो कह रहे हैं कि लेकिन TTP के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, और TTP के जो ऑपरेशंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। बलोच के ऑपरेशंस, BLA के ऑपरेशंस जो हैं, दे आर लिमिटेड टू जनरली, उसके बाहर भी हुए पर जनरली बलोचिस्तान में हैं। लेकिन पंजाब अभी तक महफूज है। और ये जितनी भी बदमाशियां होती हैं भारत के खिलाफ और दुनिया भर के खिलाफ, ये पाकिस्तानी पंजाब में होती हैं। जब तक इनको लाहौर में ये महफूज अपने आप को महसूस करेगा, मैं वर्ड लाहौर यूज कर रहा हूं, मैं मुरीदके की बात और बहावलपुर की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। जब तक ये लोग लाहौर में महफूज हैं, तब तक पाकिस्तान ऐसी बदमाशियां करता रहेगा। लाहौर का इलाज होना जरूरी। अब सवाल ये है कि अगर ये हो रहा है, क्या किसी भी, ये अगर डिनाइबिलिटी के दायरे में आता है, तो इसको कम से कम वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने इस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता क्या कि देखिए पाकिस्तान ये गड़बड़ियां तक कर रहा है। मास कम्युनिकेशंस के जो साधन होते हैं वो मास किलिंग के साधन बनाए जा रहे हैं। दिनेश, हम लोगों ने कितनी बार एविडेंस दिए हैं, 26
11 का एविडेंस तो आप ये कह रहे हैं सर कि डिनाइबिलिटी हो ना हो, फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान को? फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इसलिए आपको एविडेंस नहीं देना है, आपको जज बनना है, आपको फैसला देना है। लेकिन फैसला देकर जो आप कार्रवाई करेंगे, जो पॉज के टाइम में, वो ऐसी होनी चाहिए कि डिनाइबिलिटी आपकी भी स्टेट की बनी रहे। तो क्या इन लोगों के इलाज के संदर्भ में मेजर गौरव आर्य जी, डूरंड लाइन वाला मसला भी क्या एक बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। क्या किया जा सकता है उसमें? और आपको पता हो ड्यूरेंट लैंड की सबसे खूबसूरत बात क्या है? चाहे वो कम्युनिस्ट हो, नजीबुल्ला जैसा, चाहे इनका राजा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अहमद करजाई हो, कोई भी अफगान ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ वाला या उस तरफ वाला, पाकिस्तान वाला या अफगानिस्तान वाला, ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं। ये आपके लिए गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है आपके लिए। और मैं सिर्फ ड्यूरेंट लाइन की क्यों बात कर रहा हूं? पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के 72 फिरके हैं, 72 फिरके, और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। आपके लिए गोल्ड माइन है। बताइए, ये हाल है क्या? वो सारे के सारे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम, सॉरी माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, मैक्सिमम पाकिस्तानी बरेलवी हैं। बरेली कहां है? उत्तर प्रदेश में। कम पाकिस्तानी जो हैं वो देवबंदी हैं। देवबंद कहां है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। आपके पास इतना बड़ा मौका है, चाहें तो पाकिस्तान धू धू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये तार कहां से आप पकड़कर पूरे पाकिस्तान को हिला सकते हैं, ये प्रतिशोध इस बारे में लगातार बात कर रहा है। और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की मुनीर फौज पर एक और बड़ी आफत आ गई है। अब उत्तरी वजीरिस्तान में सेना पर अटैक हो रहे हैं। सेना के काफिले पर टीटीपी का हमला तहरीके तालिबान ने किया। आईईडी ब्लास्ट, जरा देख लीजिए ये तस्वीर भी, ये लाल दायरा जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ हो गई हैप्पी दिवाली इनकी। लेकिन सर ये तो हर दिन आप कह रहे हैं कि ये तो मरवाने के लिए ही लगता है अपने लोगों को, यहाँ पर ये आर्मी भेज रही है। ये वो लोग हैं जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई दिनेश भाई। अच्छा, तो पैसे नहीं दे पाए, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तानी आर्मी के एमएस ब्रांच में नहीं है, जिनका कोई बड़ा बुजुर्ग पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, वो धमाके की जद में आते हैं। यही काम बलूचिस्तान में हो रहा है। अब यही काम टीटीपी ने शुरू कर दिया। एकदम देखिए सिटिंग डक जैसा। और ये ना तो जैसा आप कहते हैं कि ना तो रोड ओपनिंग पार्टी दिखाई दे रही है। एक अकेली गाड़ी क्यों अकेली गाड़ी? ये देखिए, ये एक अकेली गाड़ी चल क्यों रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तो ये भी वैसे स्किट्स जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निशाना यहाँ लगाओ टाइप से है। ये देखिए, ये अब देखिए, सुनिए, सिंपल सी बात है, जब भी चलती है फौज ना, फौज कॉन्वॉय में चलती है दोस्तों। 10-15 गाड़ियां होती हैं, एक लीडिंग व्हीकल होती है, एक पीछे से गाड़ी होती है, और बीच में आपकी रोड ओपनिंग पार्टी होती है। यानी कि जो हाइट है, हाइट्स को ऑक्यूपाई करती है रोड ओपनिंग पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी मेटल डिटेक्टर लेके पूरे रोड को छानती है, कहीं पे बॉम्ब तो नहीं लगाया है, कहीं पे कुछ आईईडी तो नहीं लगाए, एक एक चीज को सैनिटाइज करती है, फिर वो रेडियो सेट पे बताती है ऑल क्लियर, तब जाके कॉन्वॉय मूव करता है। ये अकेली गाड़ी पता नहीं ऐसे जैसे कंपनी बाग में टहल रहे होंगे। अच्छा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, भैया कब बुद्धि आएगी तुम्हें? तुम डेली के डेली ऐसे ठोके जा रहे हो, कभी बलूचिस्तान में ठोके जा रहे हो, कभी खैबर पख्तूनख्वा में। ये आपस में बातचीत नहीं करते। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, तुम लोग सुनो मेरी बात, पाकिस्तानी फौजियों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कि इतने ठोके गए, अब तुम लोग ध्यान रखना आगे से।